आओ, चैप्टर इज कॉस्ट। सबसे पहले समझो कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट होता है बेटा बहुत तरह का। कितना तरह का? बहुत तरह का कॉस्ट होता है। सबसे पहले इसमें जो हम लोग दो टर्म जानते हैं वो होता है बेटा, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद याद है ना? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और देखो क्या लिखा हुआ है। और इसके पहले भी आज दो कॉस्ट और पढ़ो। पहला कॉस्ट है बेटा अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट और देखो एक चीज समझो, अगर एक ओनर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा, क्या करेगा? लेबर को रखा है तो लेबर को क्या देगा बेटा? वेजेस देगा। क्या देगा? वेजेस। अगर वो रॉ मटेरियल्स खरीदेगा तो रॉ मटेरियल्स का उसको क्या देना पड़ेगा बेटा? प्राइस देना पड़ेगा। अगर बेटा कोई लैंड लेके रखा है किसी का तो उसको क्या देना पड़ेगा बेटा? रेंट देना पड़ेगा। यस और नो? तो इन्हीं को बेटा अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो खर्चा जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देना है, जो आपका खुद का नहीं है मगर किसी और को, उसको बोलते हैं कौन सा कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट। मतलब लैंड मेरा खुद का नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, वो कौन सा कॉस्ट हो गया? लेबर खुद का नहीं है, क्या देना पड़ेगा? तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? अकाउंटिंग कॉस्ट। तो लैंड का रेंट हो गया, लेबर का वेजेस हो गया, ये सब सारा कौन सा कॉस्ट है? अकाउंट। रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ये सब क्या है? और अकाउंटिंग कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं? समझा मेरा बात? तो अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। ये वो खर्चा है जो आपको किसी और को, बाहर वाले को देना, क्योंकि आप उनसे काम करवा रहे हो। यस और नो? लेबर से काम करा रहे हैं तो वेजेस देना पड़ेगा। लैंड तेरा खुद का नहीं है तो तुमको बाहर वाले को क्या देना पड़ेगा? रेंट। उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अब एक और चीज समझो बेटा, एक कॉस्ट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। वापस बोलिए, कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है बताओ मेरे को? इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है वो कॉस्ट जो तुमको किसी और को नहीं देना है। क्या बोला? बट ये तुम्हारा ही कॉस्ट था। क्या बोला मैंने? ये तुम्हारा ही कॉस्ट था जो तुमने ध्यान नहीं दिया। एक एग्जांपल समझो, लैंड मेरा खुद का ही है, रेंट देना पड़ेगा? रेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हारा लैंड खुद का है, तुम उसमें काम कर रहा है, उसमें तुम क्या कर रहा है? काम। तो यार अगर तुम उस लैंड पे काम नहीं करता तो उस लैंड को किसी और को भाड़ा में लगा देता, रेंट मिलता। अब तो रेंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम खुद यूज कर रहे हो। तो एक रेंट जो आता, वो आते आते रुक गया। यानी इनकम का नहीं आना भी तो नुकसान है, इनकम का नहीं आना भी तो एक कॉस्ट है। तो वो जो कॉस्ट है उसको क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जाम्पल एक और, मेरा लेबर है, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं और किसी को तो नहीं रखा। तो अगर मैं लेबर खुद प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, लेबर किसी बाहर से हायर नहीं किया लेबर, तो अगर मैं तुम लोग को नहीं पढ़ाता, कहीं और काम करता, वहां से पैसा मिलता। अब तो वो पैसा नहीं मिल पा रहा क्योंकि मैं फुल टाइम क्या कर रहा हूँ? ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। तो मेरा लेबर कहीं और यूज हो सकता था, अब यूज नहीं हो पा रहा। तो भैया वो जो कॉस्ट मेरे को नहीं मिल पा रहा, जो इनकम, वो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया? अगर फैक्टर ओनर खुद हायर करता है, क्या बोला मैंने, और उस पर वो इनकम अब नहीं कमा पा रहा है क्योंकि अब वो कहीं और उसको यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझा और इम्प्लिसिट कॉस्ट समझा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया? जो तुम किसी और से लेकर रखा है फैक्टर, उस पे जो खर्चा देगा वो कौन सा कॉस्ट हो गया? जैसे इशिता मेरे को बोलो लैंड मेरा खुद का नहीं है, मेरे को उस पर रेंट पे करना है, तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? लैंड मेरा खुद का है, अब उस पर रेंट मेरे को पे करने का जरूरत नहीं है, वो कौन सा कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझा? पहला बात ये दोनों चीज समझा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब। ठीक है। आ,
देखो क्या लिखा है, सुनो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. Concept of economic cost is important because an entrepreneur must cover his economic cost if he wants to earn normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट में आपने पढ़ा भी होगा, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों क्या होता है? सेम होता है. तो नॉर्मल प्रॉफिट बेटा अर्न करने के लिए ध्यान रखना, एक एंटरप्रेन्योर को अपना इकोनॉमिक कॉस्ट कवर करना पड़ेगा. और एग्जाम में आता है, नॉर्मल पार्ट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्या बोला? हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में मिला हुआ होता है, ऑलरेडी मिला हुआ होता है. क्या बोला मैंने? हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में ऑलरेडी मिला हुआ होता है. लेकिन देखो क्या लिखा है, इफ टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर जस्ट कवर बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ही हैज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. अगर टोटल रेवेन्यू जितना कमा रहा है कौन? एक एंटरप्रेन्योर, वो उतना ही है जितना उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. मान लो इम्प्लिसिट कॉस्ट 5 रुपया है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट 6 रुपया है. टोटल कॉस्ट कितना हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट 5 रुपया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना रुपया? टोटल कितना रुपया हो गया बेटा? और अगर उसका टोटल रेवेन्यू भी 11 रुपया है, क्या बोला मैंने? तो अगर ऐसा हो जाए उसको बोलते हैं बेटा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. क्या बोलता है? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. क्या बोला मैंने? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को बेटा नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो. तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट. अगर टोटल रेवेन्यू पूरा पूरी उतना ही है जितना मेरा और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, उस पॉइंट को बोलते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? क्या बोला सिमरन? टोटल रेवेन्यू कितना के बराबर है जितना मेरा टोटल कॉस्ट में कौन कौन सा दो कॉस्ट? हाँ, वो मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. उसको क्या बोलेंगे? कौन सा इकोनॉमिक प्रॉफिट? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. क्या बोलेंगे? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. समझा मेरा बात? और तुमको पता होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब आप बेटा अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट से भी ज्यादा कमाते हो, जब आप अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट से भी ज्यादा कमाते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. यानी नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा कमा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. याद रखना. इसका मतलब सर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर का रेवेन्यू अगर कोई एंटरप्रेन्योर का रेवेन्यू उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट से भी ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर का रेवेन्यू एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलेंगे. ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर is said to be earning positive economic profit and abnormal profit when his revenues are greater than the sum of his implicit cost and explicit cost. अगर आपका रेवेन्यू आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट से ज्यादा है, कौन सा प्रॉफिट? अगर रेवेन्यू इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. अगर रेवेन्यू कम है लॉस. यस, समझा मेरा बात? एक एमसीक्यू आएगा पक्का, याद रखना. याद रह जाएगा कब क्या होगा. गुनगुन याद है? बराबर है दोनों तो कौन सा प्रॉफिट है? हाँ, अगर रेवेन्यू कम है तो कौन सा प्रॉफिट? वेरी गुड. रेवेन्यू ज्यादा है तो ठीक है, आ जाओ. गुनगुन बहुत मेहनत से पढ़ती है. देखो, आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या बोला मैंने? सर आउटले कॉस्ट एकदम साधारण सा चीज है. जेब से जब पैसा जा रहा है ना, रॉ मटेरियल खरीदा, आउटले कॉस्ट. रेंट दिया, इंटरेस्ट दे दिया, कैश फ्लो में जो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है वो आउटले कॉस्ट है. जिस जिस चीज से पैसा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड. मान लो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, 10,000 रुपया लगा, तो वो आउटले कॉस्ट होगा. क्या हो गया? मैंने मटेरियल्स खरीदा, मैंने लेबर को वेजेस दिया, किसी से उधार लिया, उसको इंटरेस्ट दिया, ये सब जो सारा खर्चा है वो सारा क्या है? आउटले कॉस्ट. क्या बोला? लेकिन सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत इजी है. याद है क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या होता है?
काम करने से 600 मिलेगा, बी काम करने 700 मिलेगा, वो काम छोड़ के बी काम करने तो मिलेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जैसे मान लो क्या होता है, समझो ध्यान से। ये पूरा ट्यूशन सेंटर है, इतना जगह में। मान लो मैं यहाँ पर सीए का ऑफिस बना सकता था, या दूसरा ऑप्शन था ट्यूशन सेंटर बनाना। मैंने इसको क्या चूज कर लिया? ट्यूशन सेंटर बनाना। मान लो ट्यूशन सेंटर से मैं महीने का 30,000 अर्न करता हूँ। कितना अर्न करता हूँ? छोटा एकदम फिगर लिया, कितना अर्न करता हूँ। लेकिन अगर मैं सीए का ऑफिस बनाता, क्या बनाता? सीए का ऑफिस, वहां से मैं 20,000 अर्न कर पाता। कितना अर्न कर पाता? मैंने वो चूज नहीं किया, मैंने ये चूज कर लिया। माई क्वेश्चन इज, मैंने क्या छोड़ दिया? सीए का ऑफिस का प्रपोजल छोड़ दिया। वहां से कितना मिलता? तो वो जो 20,000 है वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक्स्ट्रा अमाउंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। जो पूरा गिव अप कर दिया, जो पूरा, वो क्या है मेरा? जैसे एक एग्जांपल समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होता है। जैसे मान लो अभी तुमको ऑप्शन मिला कि गुनगुन और दृष्टि जा सकती थी, मूवी जा सकती थी, लेकिन सडनली कल रात को मैंने 11 बजे बोला कि आज कॉस्ट का क्लास है। ये लोग बोली नहीं यार, मूवी तो हमने सीए बनने के, सीए फाउंडेशन पास होने के बाद भी देख सकते हैं, पहले सर का क्लास है। क्या है? पहले सर का क्लास है, सर आएंगे सुबह खुद 9 बजे, और हम लोग नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चल यार, सर को भी इज्जत देते हैं, सर का क्लास भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या छोड़ा? मूवी। वो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। क्या अटेंड कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, बट जो छोड़ा वो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दृष्टि नहीं करती ऐसा, ये जरूर कर सकती है। दोनों करती यार वीडियो बनाओ, वीडियो कॉल पे लाया जाए, बात कराया जाए। चलो ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिमरन जो आप छोड़ रहे हो, ठीक है। देखो क्या लिखा रहता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच वाज फोरगो ना इन ऑर्डर टू परस्यू अ सर्टेन एक्शन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो तुमने क्या कर लिया? छोड़ दिया, विच इन ऑर्डर टू परस्यू अ सर्टेन एक्शन, ठीक है। इसमें वर्ड नेक्स्ट बेस्ट बोला है। क्या बोला है? नेक्स्ट बेस्ट क्यों बोला है समझो। नेक्स्ट बेस्ट इसलिए बोला है, मान लो यहाँ पे मैं भी ट्यूशन सेंटर खोला, यहाँ पे अर्निंग्स मान लो मैंने कितना 30 बोला था। अगर ये नहीं करता तो एक ऑप्शन था सीए का ऑफिस करने का, उससे कितना कमा लेता। या एक ऑप्शन और भी था मेरे पास, एक ऑप्शन था यहाँ पे मैं डांस क्लास खोल देता, क्या किसी को हायर कर लेता, वहां से मेरे को 10,000 मिल जाता। कितना मिल जाता? एक चीज बताओ, अभी मैं 30 कमा रहा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन और था, 10 वाला और 20 वाला। उस 10 और 20 में अच्छा कौन सा था? 20 वाला ना। तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा हुआ? 20 हुआ, 10 नहीं हुआ। तो 30 को तो रहने दो, वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। तुमने दो चीज छोड़ा, एक डांस वाला और एक सीए ऑफिस वाला। 10 और 20 में नेक्स्ट बेस्ट क्या है? तो 20 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, 10 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए वर्ड आता है नेक्स्ट बेस्ट। क्या आता है? कि तुमने जो किया उसके उसके चक्कर में जो दो तीन चार चीज को छोड़ा, उसमें से सबसे अच्छा चीज क्या था, इसलिए बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या बोलते हैं? समझा मेरा बात? ध्यान रखना, ठीक है। आउटले कॉस्ट में बेटा एक्सपेंडिचर जाएगा ही जाएगा, राइट। हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कभी किया आज तक? तुम पीएल में टू रेंट डालता है, बट वो वही रेंट है जो तुम दे रहा है। तुम्हारा अगर जमीन खुद का है, तुम रेंट देता है, पीएल में रेंट शो करते हैं अपने। तो आउटले कॉस्ट जो जा रहा है वो तो रिकॉर्ड करते हैं, मगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी पीएल में रिकॉर्ड नहीं होता है। यस और नो? अकाउंट्स में वी ओनली रिकॉर्ड विच कॉस्ट? आउटले कॉस्ट, एंड वी डोंट रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, आउटले कॉस्ट में क्या अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है आउटले कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकॉर्ड होता है? कभी हो भी नहीं सकता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकॉर्ड। हाँ, इकोनॉमिक्स में जरूर रिकॉर्ड होता है, मगर अकाउंट्स में आउटले कॉस्ट ही खाली रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आउटले कॉस्ट क्या हो गया समझा? जो एक्चुअल में जा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ठीक है। वो ध्यान रख लेना। देखो क्या बोला है, लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला मैंने?
जब आप हायर एजुकेशन का क्लासेस करते हो, जैसे सीए अब हायर एजुकेशन हो गया, 11th 12th तो नहीं है, सीए कौन सा एजुकेशन हो गया, तो हायर एजुकेशन में तुम ट्यूशन फीस देता है तो कॉस्ट ऑफ बुक्स देता है। बुक्स का कॉस्ट किसको दिया था याद करो, सी इंस्टीट्यूट को तो दिया, तो रजिस्ट्रेशन करा उसी में तो बुक्स आया। तो हायर एजुकेशन में तुम्हारा ट्यूशन फीस लगता है, कॉस्ट ऑफ बुक्स लगता है तो। लेकिन ये सब लगने के बाद अब एक चीज समझो, तुम ट्यूशन फीस दे रहा है, क्या दे रहा है, बट बेटा ट्यूशन फीस देने के बाद अगर तुम अटेंड नहीं करेगा क्लास, क्या बोला तुम अटेंड, वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, क्योंकि तुम ट्यूशन अटेंड नहीं करके बंक मार के कहीं पार्क में घूम रहा है। ट्यूशन अटेंड नहीं करके बंक मार के कहाँ क्या कर रहे, कहीं पार्क में घूम रहे, तो इसका मतलब तुम क्या छोड़ दिया उस पार्क के चक्कर में, पार्क का थोड़ा सा आनंद उठाने के लिए तुम कहाँ क्या चीज छोड़ दिया, तो ट्यूशन तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ कि नहीं। तो हायर लेवल पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि भैया यहाँ पे वैल्यू ऑफ मिस्ड एक्टिविटीज जैसे कि एज द कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द क्लास, कॉस्ट ऑफ नॉट अटेंडिंग द क्लास आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तुम्हारा, तुम इसके चक्कर में उसको छोड़ रहा है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैं यहाँ नहीं जा, जैसे मैंने बोला ना ये मूवी वाला हॉल वाला एग्जांपल, कि तुम मूवी हॉल अगर डिसाइड कर लेता कि चल भाई मूवी देखेंगे, क्या छोड़ दिया फिर, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया तुम्हारा, ट्यूशन। तो हायर एजुकेशन में ये सब बहुत रिलेवेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि तुमको सोचना चाहिए अरे यार मैं अगर वहां जाऊंगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा, और वहां जाऊंगा तो कितना बेनिफिट। आज मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि ट्यूशन सेंटर खोलूंगा सीए फर्म, तो बेनिफिट देख के ना सोचा कि भैया हाँ इसमें ज्यादा बेनिफिट है उसमें कम, उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसमें कम सेटिस्फेक्शन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारा चॉइस आता है, मम्मी बोलते बेटा यहाँ पे भी जाना है वहां पे भी जाना है, देख लो कहाँ जाना है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार यहाँ जाके अच्छा नहीं लगेगा, चल वहीं चले जाते हैं। तो जो तुमने छोड़ दिया वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड ट्रेसेबल कॉस्ट, क्या बोला, बहुत इजी है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है सुनो बेटा, लेबर का खर्चा, रॉ मेटेरियल का खर्चा, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट होता है। कौन सा कॉस्ट होता है, क्यों, इस टी शर्ट में, इस टी शर्ट को बनाने में लेबर का कितना खर्चा लगा पता चल जाएगा, इस टी शर्ट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा है पता। तो अगर कोई चीज बना रहे हो, उस चीज को बनाने में जो खर्चा आपको पता चल जा रहा है कि लेबर कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, वो कौन सा कॉस्ट होता है बेटा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा इस टी शर्ट के पीछे कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो पता चलेगा। मेरा बिजली का बिल 1000 रुपया आया, कितना रुपया आया, अब इस टी शर्ट को कितना लोकेट करूं पता चलेगा, वो हो गया बेटा नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, क्या हो गया, या इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्या हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इस टी शर्ट को बनाने में बेटा 5 मीटर कॉटन लगा है, कितना मीटर, 1 मीटर कॉटन का दाम 100 रुपया है, बताओ कितना लग गया मेरा, पता चल गया। लेबर बोला हम एक टी शर्ट पे 100 रुपया करके चार्ज लेंगे, लेबर कॉस्ट पता चल गया कितना रुपया, लेबर 100 रुपया लेगा, टोटल में 100 रुपया लेगा, कितना हुआ। इस टी शर्ट पे लेबर का कॉस्ट पता चल गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट पता चल गया, वो कौन सा कॉस्ट हो गया बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट। अब इस टी शर्ट के बाद लेबर दूसरा टी शर्ट बनाया होगा, उसमें भी रॉ मटेरियल लगा होगा और लेबर लगा, तीसरा टी शर्ट बनाया होगा, रॉ मटेरियल लगा होगा और, तो वो दोनों तो पता चल जा रहा है, बट अब वो 8 घंटा काम कर रहा है और मेरा महीने का बिजली का बिल 1000 रुपया आ रहा है, कितना रुपया। अब 1000 रुपया बिजली का बिल है तो सही मेरा खर्चा, क्योंकि मैंने क्या बनवाया, बट ये 1000 रुपया मैं कैसे लोकेट करूं, नहीं ना पता चलेगा। तो बेटा आप जो खर्चा को बांट नहीं सकते हो ना, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल, क्या बोलते हैं, या इनडायरेक्ट कॉस्ट, समझा। वो क्या होता है, नॉन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। लेबर, वेजेस, ये सब सारा कौन सा हो गया, उनको पता चल जाता है। बट बेटा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वगैरह, रेंट वगैरह पता, आज मान लो इस टी शर्ट को बनाने में मैंने जगह भाड़ा में लिया, तो रेंट तो लगा ना मेरा, अब उस रेंट को मैं कैसे टी शर्ट में बांटू पता चल जाएगा, नहीं ना, तो उसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। ये और नो, ये सब चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली लगता है प्रोडक्ट पे, क्या लगता है, डायरेक्टली लगता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्या बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मटेरियल का खर्चा आया, मैन्युफैक्चर मतलब बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा आया, लेबर का खर्चा आया, तो वो सारा कौन सा कॉस्ट हो गया बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। कौन सा कॉस्ट हो गया, लेकिन बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया, जिसको आप आइडेंटिफाई
नहीं कर पाओगे, जिसको आप आइडेंटिफाई और जिसको प्रोडक्ट में डायरेक्टली अलोकेट नहीं किया जा सकता है, उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसको आप अलोकेट नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, ये देखो मिला, ये रहा इलेक्ट्रिक पावर दिखा, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? समझा? सबसे पहले मैंने कौन सा कॉस्ट समझाया? सबसे पहले मैंने समझा आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले क्या हो गया? जो सीधा जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा क्या हो गया? उसके बाद मैंने बताया डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को और क्या बोलते हैं? ट्रेसेबल। और इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेसेबल। अभी एक और कॉस्ट आ गया, क्या देखो बेटा? इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। मिला क्या? हाँ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सुनो ध्यान से। मैं ये बॉटल बनाया, मेरा 20 रुपया लगा। कितना रुपया लगा? वो बॉटल तो मेरे को हाथ में, ये बॉटल बनाया, ये बॉटल बनाया। अब ये जब बॉटल बनाया तो मेरा टोटल में 30 रुपया लगा। कितना रुपया? तो एक चीज बताओ, एक्स्ट्रा कितना लगा? ये बॉटल बनाया टोटल 20, ये बनाया टोटल चेक कर रहा हूँ कितना आया, तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया? वो जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, उसी को इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक्स्ट्रा कॉस्ट एक एक्स्ट्रा बनाने का, उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। यस और नो? ये बनाया 20, ये बनाया चेक किया, दूसरा में टोटल में 30 आया, एक्स्ट्रा कितना लगा? 10। तो उसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सर रियलिटी में क्या काम में आता है, समझो मेरा बात। जब मैंने ये बनाया, कितना लगा था? मैं इसको बाजार में 25 में बेचने का औकात रखता हूँ, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। अब सुनो, ये जब बनाया तो मैं इन दोनों को एक साथ अगर बाजार में बेचूंगा ना, 32 में बेच सकता हूँ। कितने में? 30। बताओ बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ नहीं बेचना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों बताओ? द रीजन इज, ये 20 था कॉस्ट, और एक्स्ट्रा बनाने का कॉस्ट कितना? 10। अब तुम चेक करो रेवेन्यू, इसको बेचा कितना का रेवेन्यू? 25 का, टोटल में 25 का। और अगर दोनों को एक साथ बेच दो तो कितना का रेवेन्यू? 32। एक्स्ट्रा कितने का रेवेन्यू मिला? एक्स्ट्रा कितने का रेवेन्यू मिला? पहला पे 25, दूसरा पे 32। अगर एक्स्ट्रा चेक करो कितना का रेवेन्यू आ रहा है? 7। तुम्हारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू 7 आ रहा है, मगर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा था, याद है तुमको? कितना? नहीं बेचना चाहिए। तुम ओवरऑल में जरूर चेक किया कि सर हाँ 30 का कॉस्ट है और 32 का रेवेन्यू है, तो बेच दो, कितने का प्रॉफिट? तुम टोटल में चेक किया, क्या चेक किया? लेकिन बेटा टोटल में नहीं, इंक्रीमेंटल में चेक करो। किस में चेक करो? इंक्रीमेंटल मतलब बेटा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है। क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है। इधर एक बार देखो, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग को, ये वाला चीज को थोड़ा और अच्छे से समझ लो। ये देखो, पानी ले लेना जिसका था। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं यूनिट, पहला यूनिट और मेरा टोटल कॉस्ट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है बता दो। पहला में टोटल कॉस्ट कितना का था? 20। दूसरे में टोटल कॉस्ट 30 था। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहा हूं। कौन सा कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पहला वाला मत देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगा, उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कितना आया यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट? अच्छा, टोटल रेवेन्यू तुमको याद होगा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट यूनिट पे टोटल रेवेन्यू कितने का बोला था, याद है? और दूसरे वाले में अब मैं बना रहा हूँ एमआर का कॉलम, मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू। इधर छोड़ दो, इधर कितना आया एक्स्ट्रा रेवेन्यू? 7 का आया। यस और नो? एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना का आया? अब अगर मैं यहाँ पे तुमको प्रॉफिट का कॉलम दिखाऊं, तो प्रॉफिट का कॉलम तो तुम लोग बोलेगा सर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है?
यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है, कितना आएगा प्रॉफिट, 2 आएगा। तो पर बेटा ये प्रॉफिट भले ही 2 आ रहा है मगर मत बेचो, क्यों बताओ, क्योंकि मेरा आप चेक करो एमसी यहाँ पे कितना है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, मगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना है केवल। ये सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि आपका प्रॉफिट आ रहा है, नो डाउट यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच रुपीज, बट बेटा वो प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में तुम्हारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 10 रुपया, वो बहुत ज्यादा है, और तुम्हारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू खाली कितना रुपया है, 7 रुपया है, वो बहुत कम है, इसीलिए मत बेचो। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट हो रहा है बट तो भी मत बेचो। कब बेचो बताओ तो, अगर ऐसा हो, देखो तो अगर ऐसा हो, ये कितना है 36 है, अब बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कितने का है, मार्जिनल रेवेन्यू ठीक से देखो कितने का है, 11 का है। मार्जिनल कॉस्ट कितना है, इंक्रीमेंटल कितना अर्न करा, 11 रुपया तुम्हारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट कितना लगा था, तो 1 रुपया का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। तो ये जो 1 रुपया है ना, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं। और टोटल प्रॉफिट भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, चेक करो कितना रुपया का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, आराम से बोर्ड पे है टोटल प्रॉफिट। हाँ पहले 2 था ना, अब तो 2 नहीं आएगा, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, पहले 2 रुपया का था, अब प्रॉफिट कितना आएगा, 6 ही ना आएगा। टोटल रेवेन्यू कितना है 36, टोटल कॉस्ट कितना है, तो प्रॉफिट कितने का है 6 का है। तो यार 6 रुपया का प्रॉफिट है, पहले खाली कितना रुपया का प्रॉफिट था, तो नहीं बेचा था मैंने, क्योंकि उस समय इंक्रीमेंटल में नुकसान आ रहा था, मगर इस समय इंक्रीमेंटल में भी बेटा फायदा है, कितने रुपए का, इंक्रीमेंटल में फायदा नहीं है 6 रुपया का, इंक्रीमेंटल में तो 1 रुपया का फायदा है ना, लेकिन टोटल में फायदा कितने रुपए का है। तो बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, अब बेच देना चाहिए, पहले नहीं बेचेंगे, पहले नहीं बेचेंगे बट अब बेच देंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा में ज्यादा कमाई मिल रहा है। क्लियर हो गया। और एक कॉस्ट होता है बेटा संक कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, संक कॉस्ट क्या होता है पता है क्या, संक कॉस्ट होता है बेटा जो लग गया सो लग गया, क्या बोला मैंने, जो रिकवर नहीं कर सकता। आईपीएल का टिकट खरीद लिया, क्या बोला मैंने, आईपीएल का टिकट खरीद लिया, मान लो 1000 रुपया करके, कितना रुपया करके बेटा, 1000 रुपया करके तुम लोगों ने आईपीएल का टिकट ले लिया। तुम लोग कितना जन है यहाँ पे, 6-7 जन है, ठीक है। तुम लोग बोला चल भाई आईपीएल देखेंगे, केकेआर और सीएसके का मैच है, तो आईपीएल देखना तो पड़ेगा। बट क्या हुआ पता है, अब जिस दिन क्रिकेट का मैच था, जिस दिन क्रिकेट का मैच था, उस दिन सडनली कुछ ऐसा घटना घट गया, उस दिन कुछ ऐसा घटना घट गया कि तुम लोग का पूरा प्लान ही कैंसिल हो गया, तुम लोग नहीं देख पाया। एक चीज बताओ, तुम लोग मैच नहीं देख पाया, मैं जानता हूं, तुम लोग क्या वापस टिकट का पैसा ले पाएगा, सोच के बताओ, नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा, औकात ही नहीं हमारे पास जाने का। वो थोड़ी मना किया था कि मत देखो मैच, तुम नहीं गया। मूवी हॉल में तो यही होता है, टिकट कटा लेता है, नहीं जाता है, तो वापस के उसको सेट ऑफ करता है, दूसरा मूवी देख लेंगे भैया, ये मूवी मेरे को देखने का मन नहीं, ऐसा नहीं ना होता है। जो पैसा लग गया सो लग गया, उसको भूल जाओ, उसको क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। क्या बोलता है बेटा, संक कॉस्ट बेटा ऑलरेडी इनकर हो चुका है, उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है बेटा, संक कॉस्ट। ये सब पास्ट कमिटमेंट होता है, इसको तुम अब रिवर्स, एक बार अगर मूवी का टिकट बुक कर दिया या आईपीएल का टिकट बुक कर दिया, उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा। तो वो जो डिसीजंस है, वो जब इनकर कर देते हो जिसको रिवर्स, उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बेटा। मेरा ये नया प्रोडक्ट है, ये बिस्लरी का बोतल, इसको बेचने के लिए मैं भयंकर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहा हूं, कर दिया, रिकवर हो पाएगा, कौन सा कॉस्ट हो गया, रिसर्च कर रहा हूं, डेवलपमेंट का खर्चा कर रहा हूं, भयंकर खर्चा लगता है रिसर्च वगैरह में, कौन सा कॉस्ट बेटा। एक बार लग गया सो लग गया, उसके बाद अब प्रॉफिट आया चाहे नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब सारा क्या है बेटा, संक कॉस्ट। समझा मेरा बात। इंक्रीमेंटल कॉस्ट समझा क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। और संक कॉस्ट क्या होता है, जो एक बार लग गया सो लग गया, उसके बाद उसको रिकवर नहीं कर सकता है, तो गिल्ट करके फायदा नहीं है, वो नहीं आएगा तुम्हारे पास वापस। वो कौन सा कॉस्ट हो गया, संक कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट क्या है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट बहुत इजी है। तुम अगर कोई मशीन खरीदा है, तो वो जो मशीन जिस दाम में खरीदा था उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलते हैं,
एक बात समझो प्लीज, ये बहुत लॉजिकल है, तुमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है। मैंने एक मशीन 1 लाख में खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन है, अगले साल उसका क्या वैल्यू रह जाएगा? एक साल और बाद में, 1 साल और बाद में, 3 साल बाद में क्या वैल्यू आया? 70,000। किस दाम में खरीदा था? 1 लाख हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया 70,000। बस, जिस दाम में खरीदा है उसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? जो वैल्यू आज है वो नहीं, जिस दाम में, उसको कौन सा कॉस्ट बोलेगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेगा। यस और नो? और एक कॉस्ट कौन सा लिखा हुआ बेटा? अरे यार, तेरा मशीन का वैल्यू 3 साल बाद कितना रुपया है? 70,000 है। अब वो मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, अब वो मशीन ठीक से काम, नया मशीन लेना पड़ेगा। नया मशीन का दाम 80,000 है, कितना है? तो 70,000 का मशीन का वैल्यू तुम रिप्लेस कर रहा है, नया मशीन कितना में लेगा? तो जिस दाम में तुम नया मशीन लेगा ताकि पुराना मशीन का काम हो सके, उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेरे एग्जांपल में रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नया मशीन का दाम रिप्लेस कर रहे हैं ना, जिस दाम में तुम रिप्लेस कर रहे हो उसको उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट इज कॉल्ड विच कॉस्ट बेटा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर तुम खुद सोचो, चीजों का महंगाई बढ़ रहा है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई होगा ना लो होगा? हाई होगा। अगर महंगाई बढ़ते चला जाएगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? नेक्स्ट आओ बेटा, कौन सा कॉस्ट है? प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। बहुत इजी है। प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है बेटा? जो एक्चुअली इनकर कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो होता है प्राइवेट कॉस्ट। क्या बोला? प्राइवेट कॉस्ट या तो एक्सप्लिसिट होता है या फिर इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट याद है क्या बोला था? क्या बोला था? जो हम लोग पे कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया? जिसको पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारा खुद का है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो वो प्राइवेट कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारे टोटल कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करता है। लेकिन एक कॉस्ट है सोशल कॉस्ट। क्या है? तुम बेटा फैक्ट्री सेटअप किया, क्या सेटअप किया? पॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है उससे? पॉल्यूशन हो रहा है, नदी को नुकसान हो रहा है। तो वो जो नुकसान तुम पहुंचा रहा है नदी को, पेड़ों को, जानवरों को, पशुओं को, जानवरों को, कुत्तों को, वो जो नुकसान तुम समाज को पहुंचा रहे हो, लोगों को, वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है बेटा? सोशल कॉस्ट इज एनीथिंग विच इज degenerating, destroying the environment in form of anything like pollution etc. तो अगर आप पॉल्यूशन क्रिएट करते हो, वो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? सोशल कॉस्ट। और प्राइवेट कॉस्ट हो गया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो दोनों प्राइवेट कॉस्ट है। समझा मेरा बात? सोशल कॉस्ट जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ये सब नए नए कॉस्ट थे, ये सब जानना बहुत जरूरी था क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। मैंने एक एक चीज को समझा दिया तुम लोग को। अब इसके बाद जो पार्ट है वो बहुत इजी है, ये पार्ट हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मैंने अधिकतर टाइम लगभग 40 से 50 मिनट उस पर लिया क्योंकि हमारा नया टॉपिक था, वो बहुत सारा हम लोग को नहीं पता था। अब ये जो टॉपिक है हमें पता है, क्लास 11-12 में पढ़ा हुआ है, तो हम लोग को ज्यादा समय नया था, उसलिए मैंने नया टाइम ज्यादा टाइम लिया। अब आ जाओ फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो फिक्स है, जो देना ही पड़ेगा, चाहे काम करो चाहे, उसको कौन सा कॉस्ट बोलेगा? फिक्स कॉस्ट। जैसे रेंट हो गया, 3 दिन के लिए बाहर जाएगा तो भी देना ही पड़ेगा। यस और नो? टैक्स, टैक्स टैक्स तब देना पड़ेगा जब प्रॉफिट हो रहा है। इंश्योरेंस तुम्हारा देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, ये सब देना। तो ये सब कौन सा कॉस्ट हो गया बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट, जो काम करो या ना करो मगर देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं मान लो 10 कपड़ा बनाऊं, रेंट अगर 1000 है तो 20 कपड़ा में भी रेंट कितना लगेगा? तो इसका नेचर पूरा फिक्स रहता है, ये बढ़ता नहीं। उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, वो सारा कौन सा कॉस्ट हो गया? वेजेस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वो सारा जितना ज्यादा बनाएगा। अभी मैं 3 घंटा पढ़ाऊंगा, बिजली का बिल कम आएगा, 6 घंटा पढ़ाऊंगा, बिजली का बिल, लेकिन रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा, तो रेंट फिक्स कॉस्ट हो गया, लेकिन बिजली का बिल
वेरिएबल कॉस्ट हो गया, क्योंकि वो कम बेसी होगा, यूज करने पे होगा। कपड़ा ज्यादा बनवाएगा तो लेबर ज्यादा लेगा, कपड़ा कम बनवाएगा तो लेबर भी कम लेगा। तो कौन सा कॉस्ट हो गया लेबर का खर्चा? वेरिएबल कॉस्ट हो गया। कौन सा कॉस्ट हो गया? कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कौन सा कॉस्ट है? कौन सा? क्या चीज फिक्स कॉस्ट है? डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट कांट बी अवॉइडेड। फिक्स कॉस्ट को तुम अवॉइड बेटा देना ही पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को अवॉइड कर सकता है। प्रोडक्शन मत करो, प्रोडक्शन मत करो मतलब ट्यूशन मत पढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा। बच जाएगा। मैंने बोला 10 दिन ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा ना। लेकिन 10 दिन नहीं पढ़ाऊंगा, घूमने जाऊंगा, रेंट तो नहीं बचेगा। तो तुम फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। किसको अवॉइड कर सकता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट को। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? फिक्स कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है, तेरे कंट्रोल में। कौन सा कंट्रोल में है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, फिक्स कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल, मगर वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल। उसका प्रोडक्शन तुम्हारे मर्जी पे है, जितना बढ़ाएगा उतना बढ़ेगा, जितना घटाएगा उतना। आज मेरा मन है ना, अगर मेरे को और पैसा कमाना है, मैं सुबह 7 बजे से कोई दूसरा बैच रख सकता हूँ, बट मेरे मन पे ना, मैं चाहूं तो प्रोडक्शन को बढ़ाऊं। यहाँ मेरा मन, मैं 9 बजे से नहीं रख के आज सुबह 12 बजे से रखता, नहीं पढ़ाता। मेरे मन पे, प्रोडक्शन मेरे हाथ में, कितना करना और कितना नहीं करना है। यस और नो, वो हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फंक्शन का जरूरत नहीं। अब आ जाओ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, पहले ये देखो एक बार। यहाँ पे एक शेड्यूल है, ये शेड्यूल जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बुक है तो बुक में, नहीं तो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, अच्छा से देख लो। सबसे पहले बेटा क्या लिखा हो, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या लिखा हो बेटा? यूनिट्स लिखा हुआ है ना। यूनिट्स कितना से कितना लिखा हो, चेक करो। 0 से 12, और एक है नीचे देखो, नहीं है। 0 से लेके, एक चीज समझो, मैं इसको ढक देता हूं। 0 कुछ नहीं बना रहा हूं तो भी 1000 लग रहा है, 1 बना रहा हूं तो भी 1000 लग रहा है, 2 बनाऊं तो भी 1000, 10 बनाऊं तो भी 1000, 50 बनाऊंगा तो भी 1000 ही लगेगा। कौन सा कॉस्ट है? प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन 0 में 0 लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, ये वाला। उसके बाद बेटा 1 बना रहे तो 50 लग रहा है, देखो। 2 बना रहे तो 90 लग रहा है, 3 बना रहे तो बेटा 100, बढ़ते चला जा रहा है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी उतना। ये कौन सा कॉस्ट होगा? 2 घंटा बिजली चलाएगा कम आएगा, 3 घंटा चलाएगा ज्यादा आएगा, 5 घंटा चलाएगा और ज्यादा आएगा, 10 घंटा चलाएगा, 26 घंटा चलाएगा, नहीं चलेगा। एक दिन में कितना घंटा होता है? ठीक है, तो भैया जितना ज्यादा चलाएगा वो कौन सा कॉस्ट हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मत चलाओ, 0 मत चलाओ, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर मैं यूज ही ना करूं, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट मगर कांस्टेंट है। चेक करो फिक्स कॉस्ट क्या एकदम। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, किन दोनों को? इन दोनों को, फिक्स कॉस्ट और, तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? चेक करो, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, 1000 और 0 कितना हुआ? हाँ, दिखा 1000 यहाँ पे। कैसे आता है मतलब? वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालना है, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट कितना है इधर? वेरिएबल कितना है? वेरिएबल 50 है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? इधर फिक्स कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट कितना आ गया? समझ में आ रहा है टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है? दोनों को क्या करके? ऐड करके। इसी तरह इन्होंने ऐड करते चला गया, लास्ट वाले का टोटल कॉस्ट देखो कितना है। 1000 फिक्स कॉस्ट है, 1080 वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 2080। दोनों को ऐड करके कौन सा कॉस्ट आ गया बेटा? कौन सा कॉस्ट आ गया? टोटल कॉस्ट। अब सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्या है बेटा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आता है? सुनो, फिक्स कॉस्ट जो ये है ना, ये वाला, इसको यूनिट से डिवाइड कर दो, करो कैलकुलेटर में।
मेरे को बताओ 6th लेवल का कितना होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट 6th लेवल का। चलो ये वाला मेरा है, सिक्स लेवल का एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आएगा। ये रहा फिक्स कॉस्ट और ये रहा यूनिट, कितना आया 166.66 या 67 आया, 1000/6 कर दिया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया। क्या आ गया? अच्छा बताओ तो 10th लेवल का कितना होगा? 100। गुनगुन कहाँ दिखा दिखा कैलकुलेटर में, तो 100 टाइप करके दिखा रहे हैं आपको। डिवाइड नहीं कियो आप, हिस्ट्री चेक में पता चल जाएगा, डिवाइड नहीं कियो। अभी कर दिया। डन। अच्छा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। क्या हो गया? अच्छा नेक्स्ट क्या है देखो बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ये निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। क्या निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है तो ये वाला, इसको बेटा किससे डिवाइड कर दोगे? यूनिट से। मतलब ये वाला लाइन को इस लाइन से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? जैसे मेरे को 7वां लेवल का बताओ, 7वां लेवल का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 7वां लेवल का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना होगा? हाँ 57.14 57.14, ठीक है, सही है। 1428 एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकला था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकला? वेरिएबल कॉस्ट बाय यूनिट्स। अच्छा एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर लो, या तो इन दोनों को, किन दोनों को? इन दोनों को। एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा। यस और नो? एक बार चेक करो, जैसे इन दोनों को ऐड करो तो देखो तो कितना आता है। इन दोनों को ऐड करके देखो 250 और 49 कितना आता है? आया एवरेज टोटल कॉस्ट। या फिर नहीं तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये वाला जहां मेरा कर्सर है, ये टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर लो। टोटल कॉस्ट कितना है? 1196 और यूनिट कितना है यहाँ पे? दोनों को डिवाइड कर लो, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर लो। आ गया ना? दो फॉर्मूला हो गया एवरेज कॉस्ट का, AFC प्लस ABC और एक डिवाइड बाय यूनिट्स। तो वो कौन सा कॉस्ट आ जाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। दोनों फॉर्मूला समझा? और एक है मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट बहुत सिंपल है, ये देखो सीधा इसका चेंज, पहला वाला कुछ नहीं होगा, दूसरा वाला बेटा जो चेंज होगा वो कितने का दिख रहा है यहाँ पे देखो, इन दोनों में 1000 और 1050 है ना, कितने का चेंज हुआ? 50 का चेंज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ 50 आ गया। अब वापस इन दोनों का चेंज देखो, चेक करो, 1050 और 1090, 40 का चेंज आया, ये 40 यहाँ पे, 1090 और 1140 कितना का चेंज है? 50 का, वो 50 यहाँ पे है। फिर वापस इन दोनों का चेंज 1196 और 12255, इसका कितने का चेंज आ रहा है? 56 या 59 का चेंज आ रहा है। तो वो सारा इधर, मतलब टोटल कॉस्ट का जो चेंज, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेगा? तो चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद रहेगा पक्का? एक चीज बताओ मेरे को, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूं 0, 1 और 2, ठीक है, 0, 1 और 2, या 0 नहीं, 0 काट देना, 0 मत लिखना, यूनिट्स 1 और 2। फिक्स कॉस्ट, जो जो मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ दे रहा हूं समझ गया ना? तुम लोग निकाल के 1 मिनट के अंदर बता देना, तुम लोग निकाल के 1 मिनट के अंदर मेरे को बता देना।
लगता है आपको लैपटॉप से प्यार नहीं रहा। लैपटॉप से ज्यादा प्यार किसी और से हो गया पानी ना। क्या हुआ? ले लेगा। बस हो गया मेरा काम। बता दिया। बताओ ना। देखिए पहले कर लीजिए अपना। अरे चुप ना, हो गया मेरा। फिक्स कॉस्ट में 100 होगा। टोटल कॉस्ट में है ना 140 160। एएफसी में 150, एवरेज वेरिएबल पर 40 30। आगे नहीं निकाले बस करते। तो फिर सब निकाल के ना बोलेगा। क्वेश्चन आधा लिखे तो आधे ही निकालेंगे। हाँ भैया हो गया। हो गया 70 40 20। कुछ नहीं आप पूछिए। एमसी कितना है? एमसी 20। एमसी एमसी भी दोनों निकलेगा। एमसी भी पहला वाला का निकलेगा और दूसरा वाला का निकलेगा। टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। नहीं निकलेगा पहला वाला। वही तो। जीरो होगा। नहीं निकलेगा। पहला वाला का एमसी निकलेगा। एमसी जीरो। अगर 0 यूनिट रहता तो वहाँ पे डैश। हाँ, अगर 0 यूनिट होता तो डैश होता है। फर्स्ट यूनिट का एमसी कुछ ना कुछ होता है। 0 यूनिट पे डैश होता है। फर्स्ट यूनिट का होगा एमसी। फर्स्ट यूनिट का होगा एमसी। क्या होगा बताओ? फर्स्ट यूनिट का, सेकंड का भी 20। देखो लेट्स सी। पहले मैंने तो बोला फर्स्ट वाले का होगा यार, जीरो वाले का नहीं होता। जीरो अगर यूनिट होता है ना, देखो इसका फिक्स कॉस्ट 100 लिखा तुम लोग पक्का। इन दोनों को जोड़ मार के 140 160 लिखा। हाँ आलम जी आपने नहीं लिखा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? इसको इससे डिवाइड कर लो। 100 डिवाइडेड बाई 1। 100 डिवाइडेड बाई 1 कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाई 2। 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 50 हो रहा है राइट। 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50 राइट। तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आ गया। किसका डेटा केबल मेरा है क्या? पेन कहीं कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? अब उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस 40 को बेटा 1 से डिवाइड कर दो, 40 आया। 60 को बेटा 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? कोई दिक्कत है? एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? इन क्या बोला मैंने बेटा? एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए या तो दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो, कितना हुआ? या फिर इस 140 को 1 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तुम क्या किया? दोनों को प्लस करके भी डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो सीधा, कितना आया? 80। बात खत्म। नहीं तो इस 160 को 2 से डिवाइड कर लो। अच्छा एमसी, एमसी फोकस करो यहाँ पे, फोकस करो यहाँ पे। एमसी कैसे निकलेगा? सुनो मेरा बात। कभी भी फर्स्ट यूनिट पे एमसी निकलेगा, नहीं निकलेगा ऐसा नहीं हो सकता। अगर 0 यूनिट दिया हुआ है ना तो एमसी डैश होता है। क्या होता है?
0 यूनिट का कुछ एमसी नहीं होता, मगर फर्स्ट यूनिट का एमसी बेटा वीसी के बराबर होता है। वीसी कितना था? वीसी 40 था ना बेटा। तो बेटा अगर वीसी 40 तो फर्स्ट यूनिट का एमसी भी 40 लिख लो। अगर वीसी 40 तो एमसी भी 40 ही रह जाएगा। क्लियर हो गया? वैसे नहीं, आप एमसी मत बोला करो, एमसीएस बोला करो। क्या बोलेंगे? एमसीएस मेरा चाहिए स्टूडेंट। और ठीक है, डन। कमेंट मार तो दिए। फर्स्ट यूनिट का एमसी लिख लो फटाफट 40, और सेकेंड यूनिट का एमसी तुम लोग को पता ही है कितना है। कितना है सेकेंड यूनिट का? 20, राइट? फटाफट लिख लो। क्लियर? मेरे को नींद आ रहा। अगर मैं देखी देख लिया हार गया। हारा वो तो देख रहे यार करेगा बैटिंग। चलो फर्स्ट यूनिट का एमसी कितना बोला? 40। तो क्या कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट यूनिट पे क्या दो चीज सेम होता है हमेशा? फर्स्ट यूनिट पे एमसी और वीसी दोनों हमेशा क्या होगा? सेम होगा। केवल और केवल किस यूनिट पे? फर्स्ट यूनिट पे एमसी और वीसी दोनों हमेशा सेम होगा। क्लियर? नेक्स्ट आओ। चलो टेबल क्या बोल रहा है सुनो। टेबल बोल रहा है बेटा फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। यस और नो? क्या चेंज होता है मगर? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा बेटा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या वेरिएबल कॉस्ट एक बार देखो तो सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है क्या? नहीं, पहले कितना बढ़ा था? 50। 0 से 50 हुआ था। पहले कितना बढ़ा था? उसके बाद कितना हुआ? 40। सेम बढ़ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट कभी भी सेम नहीं बढ़ता है। बढ़ता है मगर सेम नहीं बनता। बढ़ेगा, ये बात निश्चित है, मगर सेम प्रोपोर्शन से। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा क्या? फिक्स कॉस्ट कभी बढ़ नहीं सकता है, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या बढ़ेगा? वो भी सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा। समझा मेरा बात? सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा। अच्छा अब एक और चीज सुन लो यहाँ पे। रिलेशनशिप बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3 रिलेशनशिप होता है। कितना रिलेशनशिप? किसका किसका बीच में बेटा? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। किसके किसके बीच में? एवरेज कॉस्ट और, याद है तुम लोग को रिलेशनशिप? क्या रिलेशनशिप है रिया? बोलो। बिना देखे, बिना बुक में, कॉपी में देख सकते हो, बुक में नहीं देखना है। हाँ बोलो। Average cost is greater than MC. अच्छा और? जब MC कांस्टेंट है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के इक्वल रहेगा। when MC constant, when AC is constant। जब MC इंक्रीज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर रहेगा। देखो इधर समझो प्लीज। ये रिलेशनशिप समझाने के लिए मेरे को पहले कर्व दिखा देना होगा तुम लोग को। ये कॉस्ट बेटा किसका है पता है तुम लोग को? किसका है? फिक्स कॉस्ट है। ये क्या है? क्यों पता है ऐसा फिक्स कॉस्ट का कर्व है इशिता? अगर आप 0 बनाओगे तो भी 1000 लग रहा था। अगर बेटा 1 बनाएगा तो भी कितना लगेगा? 2 बनाएगा बेटा तो भी कितना लगेगा? और अगर 3 बनाएगा तो भी कितना लेगा? 1000। ये सर नो? तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया बेटा? फिक्स कॉस्ट हो गया। हाँ मम्मी, हाँ 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 क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करो, ठीक है। तो अगर आप 1 बनाओगे तो भी फिक्स कॉस्ट 1000, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाएगा तो ये बेटा जो फिक्स कॉस्ट का कर्व है उसको बोलते हैं स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं?
पहला चीज समझा, ये फिक्स कॉस्ट का कर्व हो गया। कैसा कर्व हो गया? स्ट्रेट। नेक्स्ट कॉस्ट किसका होगा बताओ? वेरिएबल कॉस्ट बेटा कैसा होता है? इन्वर्टेड एस शेप्ड। क्या होता है? यानी बेटा देखो ऐसा पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, ये बेटा थोड़ा ऐसा घुमा हुआ रहेगा, ठीक है? इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड एस शेप्ड। क्या बोलते हैं? ये हो गया कौन सा शेप बेटा? वेरिएबल कॉस्ट कर्व। किसका है ये? पर ऐसे क्यों हुआ? वेरिएबल पूरा सेम प्रोपोर्शन बढ़ा दिया इसलिए, सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है, ठीक है? इन्वर्टेड एस शेप्ड, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। इन्वर्टेड एस शेप्ड, इन्वर्टेड। फिक्स कॉस्ट कैसा हो गया था? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? इन्वर्टेड एस शेप्ड, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा हूं मैं टोटल कॉस्ट पे। किस पे? टोटल कॉस्ट पे। बना लिया ये वाला? आलम, साव, मिश्रा, सिंह, साव, जैन, सिंह। ये देखो टोटल कॉस्ट यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका शेप बेटा फिक्स कॉस्ट जैसा ही रहेगा, आई मीन वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही रहेगा। इसका जो शेप है ना वो किसके जैसा रहेगा? तो लगेगा चार्जर बैग में। मेरा बैग कहाँ है? यहीं पे। ये देखो, ठीक है? ये किसका हो गया बेटा? ऐसा क्यों हुआ? रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में 0 रहता है तो उस समय पहले बताओ टोटल कॉस्ट जो है वो ऊपर से स्टार्ट क्यों हुआ, एकदम नीचे से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो रहेगा ना, कांस्टेंट रहता है, तो वेरिएबल कॉस्ट में ना चेंज करेंगे। रीजन सही से नहीं बोल पा रहे हो, रीजन सही से नहीं बोल पा रहे हो, सोच के बोलो क्यों मैंने यहां से स्टार्ट किया। पहला चीज, यहां से स्टार्ट होने का रीजन है, देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर देता तो मतलब टोटल कॉस्ट भी 0 पे 0 हो गया, वो नहीं हो सकता। टोटल कॉस्ट 0 पे भी 1000 था, चेक करो, चेक करो। टोटल कॉस्ट बेटा 0 पे 1000 था, यस और नो? देखेगा, ये देखो टोटल कॉस्ट बेटा 0 पे 1000 था, ये देखो ये टोटल कॉस्ट कितना था? 0 पे था ना? टोटल कॉस्ट 0 पे, तो इसीलिए बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो मैं भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला 0 पे लगभग कितना होगा? 1000 होगा। अब उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा यूनिट बढ़ेगा, पहला यूनिट पे तुमको याद होगा, मेरे को तो याद है 1050 हो गया था टोटल कॉस्ट, मेरे को याद है दूसरा यूनिट पे 1090 हो गया था। बढ़ रहा है ना? तो इस तरह से टोटल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कैसा हुआ बेटा? ऐसा हो गया, ठीक है? दिस शेप, ऐसा करके बेटा इन्वर्टेड एस शेप। बट 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बट वो बेटा यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? टोटल कॉस्ट यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर? याद रखना। कितना कर्व हो गया बेटा? 3 कर्व हो गया। कौन कौन सा हो गया? वेरिएबल कॉस्ट और, अब देखो मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व दिखा रहा हूँ। किसका दिखा रहा हूँ? एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व। ये बहुत इजी है, ये जो शेप लेगा ये लेगा बेटा, क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, HYPERBOLA, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक बा? क्या है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? इसका और अच्छा से प्रॉपर शेप स्क्रीन पे आ रहा है, ऐसा ऐसा करो, इससे तार हटाना और ठीक है। देखो, अरे अरे अरे, हवा में चल रहा है, ये देखो हवा में चल रहा है, नहीं लिख रहा तो भी हवा में चल रहा है। यहाँ से देखो दूर से ले ले रहा, मिस्टर इंडिया। एडवांस
चलो अब डेप्रिसिएट लगाने के लिए एप्रिसिएशन लगाना होगा। इसको ऐसा प्रॉपर बनाओ गया, दिस इज द प्रॉपर एएफसी कर, ऐसा बना लो। हाँ, वो थोड़ा चौड़ा हो गया था, दिस इज द प्रॉपर एएफसी कर। इसको बोलते हैं, क्या बोला था गुनगुन जैन इसको? गुनगुन जैन, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर। एक बार और बोलो। एक चीज पूछता हूँ, जैसे मान लो कोई एसेट का वैल्यू घट रहा है, मशीन का वैल्यू घट रहा है, उसको क्या बोलोगे? डिप्री नहीं, डेप नहीं, डेप्रीशिएशन। क्या बोलोगे? फिर डेप, डेप क्यों बोलो? डेप्रीशिएशन। क्या बोलोगे? लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट बोलो, बोलो डेप। हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एवीसी, शेप ऑफ एवीसी और एसी। सुन लो, मैं दोनों साथ में दिखा रहा हूं। ये पहले बना रहा हूं एसी, क्या बना रहा हूं? और ये बनाया एवीसी। मेरे को एक चीज बताओ आकाश, एसी का मिनिमम कहाँ दिख रहा है? ये सबसे बीचों बीच, एसी का बीचों बीच, एवीसी का बीचों बीच कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, है ना? तो एसी का मिनिमम थोड़ा इधर होगा, एवीसी का थोड़ा पहले आएगा। मतलब अगर ये दूसरा यूनिट पे आया तो ये कितना यूनिट पे आएगा? तीसरा चौथा पे आएगा। समझा? ये बात में ध्यान रखना, एसी का मिनिमम थोड़ा बाद में होगा, एवीसी का मिनिमम थोड़ा पहले हो जाएगा। वापस देखेगा एक बार, फिर से देखो कैसे बना रहा हूं। ये नॉर्मल एक्सिस है बेटा, ये एसी का मिनिमम यहाँ पे है, किसका है? दिख रहा है? अब एवीसी का मिनिमम देखो ऐसे चला जाएगा, ये पूरा पार्ट मिनिमम, बट एसी का मिनिमम थोड़ा सा लेटर में, एवीसी का, क्योंकि यहाँ से थोड़ा राइज होना स्टार्ट हो गया देखो। तो एसी का मिनिमम थोड़ा सा बाद में आएगा, एवीसी का पहले आ जाएगा। फिर से देखो, जब तक नहीं बना पा रहे खुद से। एसी का मिनिमम कहाँ दिख रहा है? ये। एवीसी का कहाँ दिख रहा है? ठीक है, ये एसी का और ये एवीसी का। कितना कर्व हो गया सर? 4 नहीं हुआ, 6 हो गया। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ऊपर वाले को नाम दोगे बेटा एसी का, और इसको नाम दोगे बेटा, ये दोनों यू शेप्ड है, ध्यान रखना एग्जाम में शेप पूछा जाता है। तो ये दोनों का कौन सा शेप है? यू शेप। इसका शेप था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका है इन्वर्टेड एस शेप्ड। टोटल कॉस्ट भी इन्वर्टेड और वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वर्टेड, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, टोटल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट, और फिक्स कॉस्ट इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। और एक कॉस्ट बच गया ना? हाँ, क्या बच गया? बहुत इजी है। एमसी बेटा यू शेप है, मगर इसको ऐसा बनाओगे, बन गया। इसको बहुत जन टिक जैसा बोलता है, बहुत जन बोलते हैं नाइकी जैसा साइन है। ठीक है, ऐसा बेहुदा बातें हैं, जैसा है वैसा है, बस कोई टिक नहीं है, कोई नाइकी नहीं है। ठीक है, वो एबीसी और बीसी था ना, ऊपर वाले एसी, नीचे वाले एबीसी। वाला डन। आज छुट्टी है ना? आज छुट्टी है। डन। हाँ, एमसी। अब सुनो, मेरा सवाल है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। क्या बोला?
रिलेशनशिप बिटवीन कितना चाहिए? नहीं होगा। नहीं हो, मजाक मत करो। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। गिव द हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। वो सब काम हम सही काम कर। रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा क्लास कितना से ओवर होगा? अभी तक कुछ नहीं पता, मेरे को तो कुछ नहीं पता। अरे आप भी तो पढ़ा रहे हो, आप इसको बताइए तो वो ओवर होगा। सुनो, टोटल कितना रिलेशनशिप है पता है तुम लोग को? हाँ, कितना रिलेशनशिप है? 3 रिलेशनशिप है। कितना रिलेशनशिप है? किसके किसके बीच में? AC एंड MC के बीच में। टोटल हाउ मेनी रिलेशनशिप? सुनो, कुछ कर्व ऐसा हुआ करता था AC और MC का, ये AC और ये। पहला चीज समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ये देख लो, ये AC। हाँ, पहला चीज समझो, ये दो, ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है। कुछ देर कौन ऊपर है? ये AC है, ये MC है। कौन ऊपर है? AC ऊपर है ना, क्योंकि दोनों घट रहा है, मगर ऊपर कौन है? तो इसका मतलब वेन बोथ फॉल्स AC इज ग्रेटर देन। जब दोनों घट रहा है, ऊपर कौन है बेटा? AC। डन। अब देखो, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, दोनों राइज कर रहा है। कौन ऊपर है? उल्टा हो गया। वेन बोथ राइजेस, MC ग्रेटर देन AC। कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट पॉइंट, जब दोनों मिल रहा है, देखो दोनों किस पॉइंट पे मिल रहा है, बताओ मेरे को, दोनों किस पॉइंट पे मिल रहा है? ये वाला। उस समय कौन मिनिमम पे अपने? किसका मिनिमम है? ठीक से देखो, यहाँ पे मिनिमम ये पॉइंट किसका है? कर्व कौन सा? AC है ना। तो वेन बोथ आर इक्वल, जब दोनों बराबर है, कौन मिनिमम पे है बेटा? AC अपने मिनिमम पे है। जब दोनों इक्वल है तो AC अपने मिनिमम पॉइंट पे है। समझा? क्लियर? चलो, देखो एक चीज समझो, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में बेटा एक कॉस्ट और होता है, जिनको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं सेमी वेरिएबल ना। ये देखो, ये तो एक वेरिएबल कॉस्ट हो गया जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, बढ़ रहा है। मगर फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट और होता है। क्या होता है? अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये है देखो। अगर तुम लोग मेट्रो में ट्रेवल किया होगा, किया है क्या? तुमको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ से हावड़ा का 5 रुपया है। कितना रुपया है? फिर यहाँ से अब हावड़ा से थोड़ा और आगे जाएगा महाकरण, और महाकरण के बाद एस्प्लैनेड, तो 2-3 स्टॉपेज के लिए भाड़ा 10 रुपया हो गया। कितना रुपया? फिर उसके बाद आगे का 3-4 स्टॉपेज के लिए 15 रुपया, फिर आगे का 3-4 स्टॉपेज के लिए 20 रुपया, फिर आगे का 3-4 स्टॉपेज के लिए 25 एंड 30, ऐसा करके। तो इसका मतलब समझो, 3-4 स्टॉपेज तक फिक्स है, 3-4 स्टॉपेज तक, फिर वेरी कर गया, फिर वापस से वहां से 3-4 स्टॉपेज के लिए, फिर वापस वेरी कर गया भाड़ा, फिर वापस 3-4 स्टॉपेज के लिए फिक्स,
फिर वेरी कर गया, तो ये थोड़ा फिक्स और थोड़ा, तो देखो जब तक भाड़ा फिक्स है कर ऐसा बनता है ऐसा। मैं यहाँ पे पीपीटी में दिखाता हूँ तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये देखो क्लियर हो जाएगा तब। ये प्लीज देखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये देखो देखो ये प्लीज समझना, मैं बोल रहा हूँ पहले मान लो यहाँ से हावड़ा तक का भाड़ा कितना रुपया बेटा, 5 रुपये, और यहाँ से हावड़ा यहाँ तक है, ठीक है, 1 किलोमीटर तक है, ठीक है, कितना रुपया लगा बेटा भाड़ा, 5 रुपये। अब मैं बोल रहा हूँ तुम अगर इसके आगे जाएगा, मान लो यहाँ पे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे, तो भाड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मान लो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, यहाँ तक फिक्स हुआ फिर वापस बढ़ गया ना भाड़ा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ वापस अब और आगे जाएगा, कुछ देर तक फिक्स रहेगा, फिर भाड़ा वापस से बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा, फिर वापस थोड़ा देर फिक्स रहेगा 15 पे, फिर वापस बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा, फिर वापस 20 में थोड़ा देर फिक्स रहेगा, फिर और क्या हो जाएगा। तो इसका शेप ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद से देखो, पहले थोड़ा देर 5 रुपया, फिर बढ़ गया 10 पे चला गया, फिर थोड़ा देर 10 में रहा, फिर और बढ़ गया 15 हो गया, फिर थोड़ा देर 15 में रहा, फिर थोड़ा और बढ़ गया कितना हो गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया। ये शेप किसकी तरह दिख रहा है तुमको, ये सब सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टेयर शेप्ड, क्या बोलते हैं, स्टेयर शेप्ड कॉस्ट। और ये कौन सा कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट हो गया, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेटा दिखने में सीढ़ी जैसा होता है, किसके जैसा होता है, कुछ देर फिक्स रहेगा और फिर वेरी करेगा, फिर कुछ देर फिक्स रहेगा फिर कुछ देर वेरी करेगा, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, स्टेयर शेप्ड होता है। क्या होता है, इसका जो आकार होता है वो सीढ़ी समान होता है, किसके समान होता है, सीढ़ी समान होता है। हम लोग बस में जाते तो भी तो ये सिस्टम है ना, इलेक्ट्रिसिटी में भी यही सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली का बिल आता है ना, यही सिस्टम है। शुरुआत का 20 यूनिट तक मान लो 5 रुपया, फिर 20 से 30 यूनिट यूज करेगा, 40 यूनिट यूज करेगा तो 6 रुपया करके, 40 से और ज्यादा यूज करेगा 50-60 तो 7 रुपया। तो बिजली का जो बिल है वो कौन सा कॉस्ट हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बिजली का जो बिल है वो कौन सा कॉस्ट हो गया। तुमको सीए में इतना गहराई से पढ़ना पड़ेगा ना, यू वोंट इमेजिन। अभी जो मैंने बोला तुम लोग एक दो जन सुना कि बिजली का बिल में कौन सा एप्लीकेबल है, अब ये लोग देखो ये सब चीज मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरा ऑलरेडी बुक पढ़ा हुआ है, देखो बुक में लोग एग्जांपल दिया होगा ये चीज, देखो बुक खोलो, ये देखो एग्जांपल दिया है ये लोग ये चीज, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मिला, बोथ फिक्स और वेरिएबल दोनों कवर करता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किसका एग्जांपल हो गया, सेमी वेरिएबल है ना। हम लोग रियलिटी में जो पढ़ते थे 11-12 में, इलेक्ट्रिसिटी क्या पढ़ते थे, खाली वेरिएबल पढ़ते थे, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली कौन सा कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल। तो एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक एक लाइन मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन तुमको पढ़ना है, एक एक लाइन पूरा है ना, तब जाके तुमको समझ में आएगा एमसीक्यू कितना डेप्थ में आता है। जो पढ़ा रहा हूँ नो डाउट उसमें से आएगा, बट तुमको कुछ छोड़ना नहीं है, वापस पढ़ना है घर जाके एक एक लाइन। ट्रस्ट में, तुम एक लाइन छोड़ रहे मतलब क्या पता वहीं से एमसीक्यू आ गया। स्टेयर शेप्ड बोला था ना, ये देखो स्टेयर शेप्ड फैशन, स्टेयर शेप्ड का जैसा इसका शेप है ना, तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया बेटा, स्टेयर शेप्ड कॉस्ट यानी फिक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझ लो, हम लोग एक चीज नोटिस किए थे, क्या पता है, ये देखो ये किसका कॉस्ट, कॉस्ट का कर्व था बेटा, एक बार अपना डायग्राम निकालो, अपने कॉपी में निकालो फटाफट, जहां तुम लोग बनाया अपने कॉपी में निकालो फटाफट, जहां ये डायग्राम बना है। एसी का शेप, एबीसी का शेप, दोनों कैसा होता है, यू शेप। ये यू शेप क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, यू शेप होने का कारण क्या है, क्यों यू शेप होता है। तो पहले मतलब जितना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से हम लोग का जो प्राइस रहता है कम लगता है, फिर एक लेवल आता है तो उसके बाद से प्रोडक्शन बढ़ाने में फायदा के कॉस्ट बढ़ते रहता है। देखो थोड़ा सा सही है,
समझ लो ध्यान से। ये किसका शेप हो गया बेटा? एसी। इशिता, एसी पहले क्या कर रहा है? घट रहा है। गुनगुन, उसके बाद एसी क्या हो गया? कांस्टेंट है। उसके बाद एसी क्या कर रहा है? तो 3 स्टेज दिखा। पहले एसी डिक्रीज हो रहा है, यानी कॉस्ट कम हो गया, हुआ। फिर एसी सबसे अच्छे पॉइंट पे आ गया, यानी एसी अपने। उसके बाद एसी बेटा, तुम एक चीज बताओ, सबसे अच्छा ये है तुम्हारे लिए, ये भी खराब नहीं है, ये भी अच्छा ही है, क्योंकि कॉस्ट मेरा, कॉस्ट कम हो रहा है, रेवेन्यू थोड़ी कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है। सबसे दुख वाला पॉइंट कौन सा है? जब एवरेज कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि शुरुआत में कॉस्ट कम हो रहा है और बाद में कॉस्ट? तो इसके पीछे बेटा है एल ओ वी, और लास्ट लेटर तुम लोग को पता ही है। कौन बोला? सिमरन आलम। गार्जियन को फोन मिलाया। लास्ट लेटर बोलो, क्या होगा? तुम लोग को जो बोला तुम लोग वही है, क्या है लास्ट लेटर? क्या लिखा मैंने? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके पीछे का जो लॉ है वो प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। हर बार सत्य प्रेम की अजब कथा नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पे लॉ है, लॉ। क्या है? लॉ है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है शुरुआत में जब तुम प्रोडक्शन करेगा, शुरुआत में जब तुम प्रोडक्शन करेगा तो कॉस्ट बहुत अच्छा होगा, कॉस्ट बहुत कम होगा। एक जमीन पे शुरुआत में 2 3 4 लेबर रखेगा ना, काम अच्छा से करेगा। उसके बाद अगर लेबर और बढ़ा दो, 25 30 जन कर दो, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो यार तुम खुद सोचो, अगर मान लो अपने अभी कितने हैं, 3 2 5 2 7 जन है, 10 जन 12 जन ठीक है। अगर मान लो मैं 40 जन को पढ़ाऊं ना, 40 जन को पढ़ाऊं, तुम देखना 10 जन को कुछ समझ में नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो डाउट रह जाएगा। यहाँ पे तो तुम डाउट क्लियर कर सकता है तुरंत तुरंत। बट अगर ज्यादा लोग हो जाता है ना बेटा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये सर नो, तो लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम शुरुआत में जब काम कराएगा, धीरे धीरे लेबर डालेगा, शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहेगा, शुरुआत में कॉस्ट भी कम लगेगा, प्रोडक्शन भी। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब सबसे अच्छा सिचुएशन आ गया, कॉस्ट एकदम कम हो गया, मगर अब उसके बाद अगर तुम और लेबर लगाएगा ना, प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो शेप है बेटा, ये यू शेप है। क्या है? एसी का यू शेप, एबीसी का यू शेप। जितना भी यू शेप वाले कर्व है ना, जितना भी ऑल, उनका रीजन एलओवीपी है, लॉ ऑफ। ये याद रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण इनका शेप कौन सा है? यू शेप है। कौन सा शेप है? चाहे एसी का हो चाहे एबीसी का हो, याद रहेगा पक्का? श्योर एकदम? ये याद रखना। किसका फोन बज रहा है? हाँ, उठाओ। अच्छा, ये वाला आंसर पूरा घर पे पढ़ लोगे। इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिसइकोनॉमी, मैं पीडीएफ भेज दूंगा तुम लोग को। इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिसइकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिस, लिख लो खाली कॉपी में। था ना? लर्न किया था तुम लोग? किया था तुम लोग? तो किया ही था, तुम्हें तो मेरे से पढ़ता ही था। वो लोग को पूछो, किया था तुम लोग लर्न दोनों? वेरी गुड। हम बेसिक इकोनॉमिक्स की भी यूज
इशिता आपको थोड़ा सा खाली बता देते हो इस आंसर में क्या होता है, ताकि आपको लर्न करने में समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। आकाश तुम भी समझ लो, इंटरनल इकोनॉमिक्स होता क्या है। आप नहीं सुनोगे इसका मतलब, मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग नहीं पढ़ता था ना उस समय, आप भी तो नहीं पढ़ते थे, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है खाली बात करने में। गुनगुन व्हाट इज दिस, ट्राई टू बिहेव प्रोफेशनली इंस्टेड ऑफ लाफिंग ना। हाँ, एक सवाल पूछता हूँ, अगर सही जवाब दिए तो ठीक है। अगर कोई एसेट का वैल्यू कम हो रहा है उसको क्या बोलोगे? डेप नहीं है, बोलो डेप। डेप नहीं होगा, डेप होगा, बोलो फिर से बोलो। अभी भी नहीं आ रहा है, आधा घंटा बाद फिर पूछूंगा मैं, याद रखना। चलो अब सुनो ध्यान से, इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिस इकोनॉमीज, ठीक है। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होता है, ये वो इकोनॉमीज है, इकोनॉमीज मतलब होता है फायदा, डिस इकोनॉमीज मतलब होता है नुकसान। अगर आपको कंपनी के अंदर से फायदा मिल रहा है, कंपनी के, उसको इंटरनल इकोनॉमीज बोलेंगे। अगर कंपनी को बाहर से फायदा मिल रहा है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अगर कंपनी को अंदर से नुकसान हो रहा है, नुकसान, इंटरनल डिस इकोनॉमी। अगर कंपनी को बाहर से नुकसान हो रहा है, डिस इकोनॉमी। ये चारों वर्ड क्लियर है। अब जैसे एक चीज बताओ, अभी अपने लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल इकोनॉमीज एंड टेक्निकल डिस इकोनॉमीज। टेक्निकल तो अंदर का ही हो गया, अगर टेक्नोलॉजी अच्छा है, क्या बोला मैंने, फायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी अगर खराब है तो वही चीज इकोनॉमी भी बन सकता है, और तो इसलिए टेक्निकल इकोनॉमीज हो गया, टेक्निकल डिस इकोनॉमीज हो गया। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमीज। अगर मैनेजर अच्छा है कंपनी का, अगर मैनेजर कंपनी का, इकोनॉमीज होगा या डिस इकोनॉमीज होगा? मैनेजर एकदम धूड़ है, उसको कुछ काम करना ही नहीं आता है, डिस इकोनॉमीज होगा, डिसीजन लेना ही नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसके अलावा कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। सर ये क्या हो, समझो, अगर आप बल्क में खरीदते हो, क्या बोला मैंने, डिस्काउंट मिलेगा, तो चीजों का प्राइस क्या हो जाएगा, कम, तो इकोनॉमीज हुआ या डिस इकोनॉमीज हुआ? लेकिन अगर तुम्हारा सेल्स स्टाफ को सब आइडिया ही नहीं है, तो वो तो कम खरीदेगा, डिस्काउंट भी, तो वो चीज क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अगर तुम पैसा उठा रहा है, कम दाम में उठा रहा है, इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज? फाइनेंशियल डिस इकोनॉमीज कब हो जाएगा, जब पैसा उठाने का कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप लो प्राइस में, लो कॉस्ट में उठा रहे हो, वो फाइनेंशियल इकोनॉमीज हो गया, लोअर कॉस्ट है ना। लेकिन अगर आपका कॉस्ट अगर बढ़ गया, वो फाइनेंशियल डिस इकोनॉमीज हो गया। रिस्क लेने का क्षमता है तेरे में, क्या होगा, रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, ये सारा इंटरनल है सारा, अभी जो पढ़ा है पांचों क्या है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल भी है, क्या बोला मैंने, अगर रॉ मटेरियल तेरे को सस्ता में मिल गया, इकोनॉमी तो है मगर अंदर से नहीं है, बाहर से है, और वही अगर रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी है, राइट। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमी। अगर मान लो तुम्हारा इंडस्ट्री और बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने के कारण टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, और तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या होगा? अगर तुम्हारा लेबर अच्छा है, इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी बेटा? इकोनॉमी। लेबर खराब है तो, अच्छा, इसके अलावा और भी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं मिल रहा है, तुमको अगर इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है तुम्हारे पास बाजार के बारे में, बट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का ध्यान रखना। याद रखना कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, समझा मेरा बात प्लीज? हाँ, समझा? मैं एक क्वेश्चन खाली कल पढ़ाऊंगा, ये वाला लॉन्ग रन, बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो गया, याद रखना, लॉन्ग रन, ठीक है। जी हाँ, पूरा का पूरा खत्म।